अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। सिमेट्रिकल बीम और नॉन सिमेट्रिकल बीम की तरफ हम जा चुके थे। सिमेट्रिकल बीम के पहले हमने रिएक्शंस फाइंड किए, फिर नॉन सिमेट्रिकल के हमने जो है रिएक्शंस फाइंड किए। चैप्टर नंबर 4 हमारा है बेसिकली शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसकी आज मैंने आप लोगों से डिटेल शेयर करनी है कि हमने शेयर फोर्स कैसे फाइंड करनी है और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है। बेसिकली हमारे बीम के डिज़ाइनिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने होते हैं। जब आप लोग थर्ड ईयर के अंदर आरसीसी डिज़ाइन सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी कि हमारे पास जो है ना शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की क्या अहमियत है। सिंपल मैंने 2 पॉइंट लोडिंग और 1 पॉइंट लोडिंग के जो है ना कुछ डायग्राम्स मैंने डायरेक्ट दिखा दी हैं। अभी तो आप लोगों को मे भी समझ ना आए, लास्ट में ये पिक्चर आप लोगों को मैं दोबारा दिखाऊंगा। जो कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है वो रिएक्शन का क्लियर है। मैंने आप लोगों के सामने एक ओवर हैंगिंग बीम बनाया है जिसका सी पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन लोड है, ई पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन लोड है, ए पे हमारा जो है ना एक सपोर्ट है और बी पे भी एक सपोर्ट है। डी पॉइंट के ऊपर 10 किलो न्यूटन हमारा जो है ना पॉइंट लोड आ रहा है। ये एक पॉइंट लोड है। एक 5 किलो न्यूटन जो कैंटिलीवर जो फ्री एंड के ऊपर जो हमारे लोड आ रहे हैं, ये 3 लोड हमारे जो है ना पॉइंट लोड हैं। दरमियान में जो आप लोगों को मुख्तलिफ एरोज नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। इसको हम रेक्टेंगुलर लोड कहते हैं। ठीक है, इसको हमने जस्ट वही मेथड है, आप लोगों ने जो है ना टोटल लोड मालूम करना होता है और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे क्योंकि हमारा सिमेट्रिकल बीम है। अगर ये सिमेट्रिकल ना होता तो फिर हमारा वही मेथड था कि हमने जो है ना क्लॉक वाइज इज इक्वल टू काउंटर क्लॉक वाइज कर दे और फिर जो है ना वही सारी डिटेल हम जो है ना जिस तरह हमने कैलकुलेट करवाई लास्ट लेक्चर में, आप लोगों ने उसी तरह कैलकुलेट करना था। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्शन ए इज इक्वल टू रिएक्शन बी, क्योंकि ए और बी हमारा जो है ना सेम लोड बर्दाश्त करेगा ड्यू टू सिमेट्री। अब हमारे पास जो टोटल लोड हमने फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, एक साइड से आप लोग स्टार्ट ले लें। 5 मैंने लिखा हुआ आपके सामने 5, ये डिवाइडेड बाय 2 इन्होंने बाद में की, यानी कि टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2, जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने लिखा था। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये टोटल लोड है इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास एक सपोर्ट का हमारे पास टोटल जो लोड आ गया। अब पॉइंट लोड हमारे पास 5 है और उसके बाद है 10 और तीसरा हमारे पास जो पॉइंट लोड है वो है 5। तो 5 प्लस 10 प्लस 5 और ये यूडीएल है हमारा ये 3 और ये भी 3 मीटर, तो 6 मीटर हो गया। 6 मीटर के ऊपर जो है ना हमारे पास जो यूडीएल फैला हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो रेक्टेंगुलर लोड यूडीएल को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट जो लोड आ रहा होता है उसको हम नीचे ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 6 किया। आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। 16 किलोमीटर हमारे पास टोटल लोड आ गया। ठीक है, वैसे हमारा टोटल जो लोड है वो कितना है, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 और 12 ये हो गया, 2 6 12, तो हमारे पास 32 टोटल लोड है। तो 32 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास एक रिएक्शन का 16 किलो न्यूटन लोड आ गया। अब ये रिएक्शन मालूम हो गया। बेसिकली जो मैंने आज प्रैक्टिस करवानी थी वो शेयर फोर्स की करवानी है। शेयर फोर्स बेसिकली क्या चीज़ है, आप लोगों को जो है ना एक चीज़ बताता चलूँ। जैसे हमारे जो है मैंने आप लोगों को एग्जांपल में भी सिंपल एक दी हो, इसको टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, ममासी कुव्वत भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो बीम है इसके अंदर जो लोड पड़ रहा है ऊपर से, तो वो बीम के जो लेयर्स हैं उसको जो है ना
तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर से कंक्रीट को जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो बेसिकली शेयर फोर्स है, और जो बीम को बेंड करने की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, बेंडिंग की तरफ लेके जा रहा है, वो बेंडिंग मूवमेंट है, रोटेट करने की तरफ। तो जो रोटेट करेगा वो हमारा बेंडिंग मूवमेंट है, और जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो हमारा शेयर फोर्स है। वैसे एक एक्सपीरियंस की बात अगर आप लोग करता चलूँ, आप लोग जो है ना एक बुक को पकड़ लें और उसके एक नीचे एक हाथ रखें, ऊपर एक हाथ रखें, और उसको थोड़ा सा जो है ना आप लोग एक फोर्स लगाएं, तो आप लोगों को साइड पे एक नज़र आएगा कि हमारे पास एंगल के अंदर जो है ना हमारी बुक जो है ना क्या हो रही है, टेढ़ी हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है ना वो डेली लाइफ का अगर देता चलूँ कि हमारे पास आप लोग जो है ना अगर रब करें अपने फेस को ऐसे रब करें, तो बेसिकली जो आप लोगों का जो हाथ लग रहा है आपके फेस के ऊपर, तो ये बेसिकली shear फोर्स लग रही है, ठीक है। तो shear force is defined as the algebraic sum of the vertical forces acting at any section of the beam to the right or left of the section। आप लोग किसी भी एक पॉइंट पर खड़े हो जाएं, बेसिकली जो है ना यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, या एंड पॉइंट पे खड़े हो जाएं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना होता है, एक अलजेब्रिक सम मैंने आप लोगों को शायद बताया हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने जो है ना अलजेब्रिक सम किया था तमाम एरियाज़ का, तमाम लोड्स का, सॉरी जो तमाम हमारे जो है ना मूवमेंट्स वगैरह आ रहे होते थे। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाएं, लेफ़्ट से चलें, अब यहाँ से लेफ़्ट से चलें या फिर राइट से चलें, और उस पॉइंट तक हमारे जितने भी लोड्स होंगे उन सब का आप लोगों ने अलजेब्रिक सम करना होता है। अब यहाँ पे अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि हमने जो है ना बीम को कंसिडर करते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेज आ रही होती हैं उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो डाउनवर्ड में आ रही होती है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और इसका सिंपल हम एक ही कंसेप्ट लेते हैं कि ऊपर से जो हमारे फोर्सेज आ रही हैं वो बीम को नुकसान दे रही हैं, तो इसका मतलब क्या, उसका नेगेटिव किरदार है, तो उसको हम नेगेटिव कर देते हैं। और जो नीचे सपोर्ट्स हैं तो बेसिकली ये उसको सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। यानी एक जस्ट एक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ आप लोगों को, बाकी वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउनवर्ड कंडीशन, या फिर क्लॉकवाइज इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज। इन्हीं मेथड से हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में रहकर बीम को सॉल्व करना होता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आप लोगों ने पढ़ी हुई है, समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह समीशन एफ ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो वही हमारी जो है ना सारी जो है ना क्राइटेरिया फुलफिल हम कर रहे हैं। तो शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को जो है ना मैं आप लोगों को नीचे एक बीम दिखाता जा रहा हूँ, यहाँ में भी आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट हो समझने के अंदर। आप लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट है इसके ऊपर जो है ना नाम दिए हुए है 1 1, ठीक है। हालांकि आप लोगों को मैंने बीम जो बताया हुआ है CADBE, आप लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, एक तरफ से ABCDEF ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक सिंपल शो किया हुआ है 1 1, यहाँ पे 2 2, इसी तरह जो है ना 3 3, फिर इस तरह 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, ठीक है। आप लोग जो है ना सिंपल एक मेथड समझें, बाकी आप लोग जैसे भी जो है ना सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 1 पॉइंट है, आप लोगों को जो है नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर जो है ना लोड आ रहा है 5 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे लोड नहीं लिखा हुआ, ये 5 किलो न्यूटन आ रहा है, ऊपर से एक्ट हो रहा है, तो इसको मैं नेगेटिव कंसिडर करूँगा कि -5 किलो न्यूटन है। इसके बाद आप लोग चले जाएँ सपोर्ट के ऊपर 2 पॉइंट पर, तो यहाँ पे दरमियान में कोई लोड नहीं है, 2 पे आ जाएँ तो 2 पे भी वही हमारा शेयर फोर्स रहेगा। फिर आप लोगों को जो है ना ये जो सपोर्ट रिएक्शन है इसके ऊपर आ जाए, ये खुद एक लोड रेजिस्ट कर रहा है, कितना कर रहा है 16 किलो न्यूटन कर रहा है, और कैसे कर रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो इसको इसने नाम दिया हुआ है 3 का नाम दिया हुआ है। आप लोगों ने वही लोड नीचे लिखना है पुरानी वैल्यू, ठीक है, 2 2 वाली वैल्यू -5 एज इट इज लिखनी है, और जो रिएक्शन की वैल्यू है 16 वो आप लोगों ने +16 लिख दिया, तो -5 +16 हमारे पास 11 किलो न्यूटन आ गया। इसके बाद आप लोग चलें 3 3 के बाद जो अगला हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है 10 किलो न्यूटन वाला, लेकिन 10 किलो न्यूटन से पहले हमारे पास यहाँ पे यूडीएल आ रहा है, क्या आ रहा है, यूडीएल आ रहा है।
तो शेयर फोर्स एट 4 यानी एट 4 पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या है, पुराना लोड हमने एज इट इज लिख दिया 11, और यहाँ तक आप लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास रिएक्शन के आगे और ये 10 किलो न्यूटन का जो लोड आ रहा है इसके दरमियान टोटल लोड कितना है। ये 3 मीटर है डिस्टेंस, और जो लोड आ रहा है वो हमारे यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास आएगा -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर लोड है, इसमें हमने जस्ट लोड मालूम करना होता है। 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 मीटर पर है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 पुराना लोड हमने लिख लिया और -2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, हमारे पास ये आ गया 5 किलो न्यूटन आ गया। इसके बाद थोड़ी सी स्क्रीन जो है ना आप लोगों की कट आ रही है, 5 पे निकालेंगे। जो हमारे पास जो है ना ये 5 पॉइंट है, 10 किलो न्यूटन वाला पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना ये वैसे पिंक में थोड़ा सा आगे शो किया हुआ है। तो 5 पे हमारे पास जो 5 किलो न्यूटन है पुराना लोड वो एज इट इज लिखेंगे, और जो 5 पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो लोड आ रहा है वो कितना है, 10 किलो न्यूटन है। डायरेक्शन कौन सी है, माइनस है, क्यों, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो -10 आपने लिख दिया, तो हमारे पास ये आ गया -5 किलो न्यूटन। इसके बाद आप लोग चलेंगे रिएक्शन पे, लेकिन रिएक्शन से पहले क्या आ रहा है हमारे पास, यूडीएल आ रहा है। तो हमारे पास ये 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट पे आप लोग पुराना जो -5 है वो एज इट इज लिख देंगे, और यूडीएल वही सेम है कि -2 है, और डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3 कहिए ना -6, आप लोगों ने देखा यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख दी है, तो -6 हो गया। इसके बाद आप लोग सपोर्ट पे आ जाए, जो 7 पॉइंट है। पुरानी वैल्यू जो हमारे पास है 11 -11 किलो न्यूटन, वो एज इट इज लिख दिया -11, और जो रिएक्शन की वैल्यू है, रिएक्शन बी, यहाँ पे कितनी है, 16 किलो न्यूटन है, तो एज इट इज प्लस में लिखा +16, तो -11 + 16 इजिकल टू 5 किलो न्यूटन। उसके बाद लास्ट में आप लोग चले जाएं, 8, 8 और 9, 9 पे लास्ट पॉइंट है जस्ट। ठीक है, 8, 8 वही रहेगा, 5 वही 5 रहेगा, क्योंकि कोई लोड है ही नहीं दरमियान में। और लास्ट में जो पॉइंट है 9, उसमें क्या है कि 5, और पॉइंट के ऊपर जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, तो -5 आगे लिख दिया इजिकल टू 0 आएगा। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब एक साइड से आप लोग स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, तो जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ पे हमारी वैल्यू 0 आती है, और वही बात कि 0 आना चाहिए, 0 लाना नहीं है। आप लोग अगर यहाँ पे 0 ले आएंगे जानबूझ के, कोई जाना हेरा फेरी कर लेंगे, आप लोग की आगे कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट के फाइंड नहीं होगी, इसके डायग्राम नहीं बनेगी, और जब आप लोगों के डायग्राम नहीं बनेगी तो इट्स मीन आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग पाथ पे जो ना चला गया है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है, यही आप लोगों का चेक है कि एक तरफ से जब स्टार्ट करेंगे तो अगले पॉइंट पे आप लोगों का जो है वो 0 हो जाएगा। 0 आना चाहिए, 0 लाना नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की तरफ। आप लोगों की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि पहली जो है हमारे पास -5 है, फिर -5 है, 11 है, 5 है, -5 है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। डायग्राम के अंदर थोड़ी सी एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास पॉइंट लोड है इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, 0 डिग्री की लाइन लगानी है। ठीक है, 0 डिग्री एक लाइन मैं बताता चलूँगा जो बिल्कुल स्ट्रेट लगती है, ये हमारे पास 0 डिग्री की लाइन लगी है। बात समझ रहे हैं? 1 डिग्री की लाइन क्या होती है, जब आप लोगों का यूडीएल आएगा तो आप लोगों ने 1 डिग्री की लाइन लगानी है। 1 डिग्री की लाइन मतलब ये होता है कि आप लोगों ने 45 डिग्री पर लाइन लगानी है। किस पे लाइन लगानी है, 45 डिग्री पर। और ये 45 डिग्री की लाइन कब लगानी है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सी से ए तक कौन सा लोड है, पॉइंट लोड है, तो हमारा जो है यहाँ पे 0 डिग्री की लाइन लगी हुई है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें ये यूडीएल है, तो यहाँ पे कौन सी लाइन लगी हुई है, 1 डिग्री की लाइन, यानी 45 डिग्री की लाइन लगी हुई है। फिर हमारे पास पॉइंट लोड है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ पर यानी एक पॉइंट शो हो रहा है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ आगे। फिर आप लोगों ने देखा कि जो है यूडीएल ही है, तो यहाँ पे भी 1 डिग्री की लाइन चल रही है।
और इसी तरह फिर लास्ट में ई पॉइंट है, वहाँ पे जो ना पॉइंट लोड है और दरम्यान में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे सारा 0 डिग्री की लाइन लग रही है। एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास एक 0 0 की जो है ना आप लोग लाइन लगाएंगे न्यूट्रल एक्सिस जिसको आप कहते हैं, नीचे की तरफ आप लोगों के जो है ना नेगेटिव है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव लाइन लगेगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बीम ड्रॉ करने हैं ऊपर, एज इट इज बीम ड्रॉ किया और फिर आप लोगों ने नीचे जो है ना एक न्यूट्रल एक्सिस की लाइन खींच लेनी, ठीक है। उसके बाद जो है ना हर पॉइंट के नीचे एक पॉइंट लगा लें, ई पॉइंट है, बी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। आप लोगों ने उसी तरह किया। अब हम चलते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी -5 आई थी। सी पॉइंट पे क्या आई थी, -5, ठीक है। आप लोग जो है 1 1 2 2 की जगह ये सी पॉइंट लिख सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे मैंने जस्ट डिटेल से आप लोगों को समझाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग सी लिख लें, यहाँ पे आप लोग यहाँ रिएक्शन ए लिख दें, यहाँ पे आप लोग बी पॉइंट लिख दें, यहाँ पे रिएक्शन बी लिख दें, यहाँ पे लास्ट में सी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन उसमें एक बात याद रखिएगा कि जब यूडीएल आ रहा हो तो उसमें आप लोगों ने ऐसे काम करना है कि यहाँ पे तो हमें लिख देना शीयर फोर्स एट ए, फिर उसके बाद आगे चले जाए शीयर फोर्स एट रिएक्शन ए पॉइंट या रिएक्शन बी पॉइंट या बी पॉइंट कर दें। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो शीयर फोर्स एट सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है सी का, तो शीयर फोर्स एट सी, लेकिन सी से पहले क्या है, यूडीएल है, तो आप लोगों ने पहले लिख देना है कि शीयर फोर्स एट सी यूडीएल, फिर आप लोगों ने दोबारा अगला पॉइंट लिखे शीयर फोर्स एट सी पॉइंट लोड, फिर आगे चले जाए शीयर फोर्स एट रिएक्शन, यानी आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इसको डी का नाम दिया हुआ है या R2 का नाम दिया हुआ है, तो R2 यूडीएल पहले अलग पॉइंट करना है, फिर R2 पॉइंट लोड करना है, फिर लास्ट में जो है ना जो भी पॉइंट है इसको आप लोगों ने ई एफ जी जो भी नाम दिया हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक प्रैक्टिस आप लोग मेंटेन रख सकते हैं। बहरहाल हमारे जो है ना पहली पॉइंट की जो वैल्यू है वो -5 है और वही कंटिन्यूस चल रही है, -5 ही चल रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने -5 शो कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो बिल्कुल 0 डिग्री की लाइन लग गई। आगे चलते हैं ए पॉइंट पे, यहाँ पे जो है ना ये 3 लग रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +11 है, यानी 11 किलो न्यूटन है। तो आगे हम चलते हैं, यहीं से ऊपर जाएंगे और ये हमारे पास 11 किलो न्यूटन हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इसको ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं और आप लोगों ने एक अंदाजे के साथ भी आप लोगों ने जो है ना वो एक डिस्टेंस जो है ना वो रख लेना है, आप लोगों ने उसी हिसाब से लाइन लगानी है। ए के ऊपर आप लोगों का 11 आ गया, उसके बाद आप लोगों ने चलना है 11 के बाद फिर हमारे पास 4 पे क्या आ गया 5 किलो न्यूटन। अब जो है ना हमने चलना है, यूडीएल है, तिरछी लाइन लगेगी यानी कि 1 डिग्री की लाइन लगेगी और 5 किलो न्यूटन लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो डी पॉइंट है, यहाँ पे हमने जो है ना डी पॉइंट यानी कि जो 5 पॉइंट है वो हमारे पास है -5, क्या है -5 है, ठीक है। यानी 5 पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट लोड है, तो इसके ऊपर हम जाने करेंगे तो हमारे पास जो है ना -5, तो आप लोगों ने +5 था पहले, उसके बाद -5 की तरफ आए। इसी तरह अगले पॉइंट पे आप लोग देखें तो वहाँ पे -11 लिखी हुई है, ठीक है। अब एक दो वैल्यू याद रख लें, -11 और फिर +5 है, तो आप लोगों ने क्या करना है -11 और फिर जाना है +5 और इसके बाद फिर जो है ना हमारा +5 की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, ये आगे +5 ही जा रहा है और लास्ट में 0 की तरफ आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है +5 की तरफ किया, फिर एज इट इज़ क्योंकि दरमियान में कोई लोड नहीं है तो 0 डिग्री की लाइन चली गई, 5 न्यूटन ही है। उसके बाद लास्ट में क्या था 0, तो लास्ट में आप लोगों ने 0 कर दिया। मैंने आप लोगों को बताया कि 0 आना चाहिए, 0 लाना नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट क्या चीज़ है कि हमारा जो बीम है उसके ऊपर जब हमारे पास लोड लग रहा होता है तो बीम बेंड होने की तरफ जा रही होती है। जस्ट हमारा जो बीम होता है वो क्या करता है कि रोटेशनल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा होता है, जो भी रोटेशनल फोर्स है उसको रेजिस्ट करता है, लोड लगा रोटेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर डिफ्लेक्शन में पैदा हो रही है, बेंडिंग में पैदा हो रही है, इसके अंदर एक स्लोप भी आ रही है, ये सारी चीज़ें आएंगी। आप लोगों ने आगे डिफ्लेक्शन का भी जो है एक चैप्टर क्लियर करना है। तो इसको जो आगे रेजिस्ट करेगी या बेंडिंग मोमेंट इज अ मोमेंट हुज रोटेशनल फोर्स इज रेजिस्टेंस, यानी हमारे पास रोटेशनल फोर्स को रेजिस्ट करेगा उसे हम बेंडिंग मोमेंट कहेंगे।
यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी फॉर अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है, किसी भी फिक्स पॉइंट के अलावा, क्योंकि हमारे पास फिक्स पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है, बेंडिंग मोमेंट जो है ना सेंटर पे जाके या थोड़ा सा आगे पीछे जो है ना वहाँ मैक्सिमम हो रही होती है। सपोर्ट्स के ऊपर जो है ना शीयर फोर्स मैक्सिमम होती है और बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है ना मिड में जो है ना आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा है। अगर जो है ना हमारे पास कांस्टेंट लोड आ रहा हो, यूडीएल आ रहा हो, सेम लोड आ रहा हो, 1 पॉइंट लोड वेरी कर जाए, ज़्यादा कम हो जाए, तो उस हिसाब से फिर हमारा जो बेंडिंग पॉइंट है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, वो आगे पीछे अप्लाई करेगा। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट देन द बॉडी विल टेंड टू बेंड, यानी बॉडी क्या करेगी, उसको कोशिश करेगी कि बेंड हो जाए विद द सपोर्ट ऑफ द फिक्स्ड, और यही इसी सपोर्ट की गिर्द ही है। ये नहीं होगा जो है ना वो बेंड होगा और बीम टूट जाएगा। बीम अगर टूट जाएगा, ज़्यादा बेंड होगा, तो वो क्या होगा, फेलियर की तरफ जाएगा। तो यही हम जो है पहले जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें चेक करते हैं, हमारे ये बेंडिंग की तरफ जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल नज़र आ रहा होता है, तो हमें सिग्नल मिल जाता है कि आप लोगों का ये मेंबर है और इसके अंदर जो है बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट जो है ना ज़्यादा कर देते हैं। ये आगे चीज़ें जो है ना वो 3-4 हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे कंट्रोल करनी है, एक्स्ट्रा बार्स, हमने एक कंसेप्ट सुना हुआ है कि एक्स्ट्रा बार हम क्यों डालते हैं, तो इसी वजह से हम जो है ना वो बैंडअप बार आप लोगों ने सुना होगा, एस्टिमेशन के अंदर कर रहे हैं, सॉरी अभी आप लोग जो है ना 3rd ईयर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जो है बैंडअप बार और एक्स्ट्रा बार्स की जो है ना बातें क्लियर होंगी। तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि जो है ना ये एक्स्ट्रा बार्स और नेगेटिव बार्स और काफ़ी चीज़ें जो है ना हम कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि आप जो है ना हमारा जो है ना बीम है वो क्या है, कमज़ोर है, रीइंफोर्समेंट इसके अंदर कमज़ोर है। बीम बेसिकली इसके अंदर जो कंक्रीट है ये शेयर फोर्स को कंट्रोल कर रही होती है, और जो स्टील है, जो टेंसाइल जोन हमारा, वो हमारा जो है ना टेंशन को जो है ना बर्दाश्त कर रही होती है, वो टेंशन कंट्रोल कर रही होती है, वो बेंडिंग को कंट्रोल कर रही होती है। जो आप लोगों के बेसिकली जो हमारा जो कंक्रीट है, जो हमारा कंक्रीट है वो शेयर फोर्स से कंट्रोल करती है, वो कंप्रेशन जोन है, और दूसरे जो टेंसाइल जोन है वो हमारा स्टील, वो टेंशन को कंट्रोल कर रही होती है। ये आप लोगों को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि बीम के अंदर 2 जोन होते हैं, कंप्रेशन जोन है, एक टेंशन जोन है। तो कंप्रेसिव फोर्स यानी शेयर फोर्स को वो कंट्रोल कर रहा होता है, और जो दूसरा जोन हमारा टेंसाइल जोन है, टेंशन जोन है, वो टेंशन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। Bending moment is defined as the total movement of the all couple arising in a bend beam and trying to resist a deformation caused by an external couple। ये वही जो मैंने आप लोगों को बात की कि जो डिफॉर्मेशन इसके अंदर आएगी, जो इसके अंदर जो ट्विस्टिंग आएगी, रोटेशनल फोर्स है ना वो पैदा होगी, तो उसको ये रेजिस्ट करेगा। कपल जो क्रिएट हो रहे हैं तो वो हमारा जो है ना बेंडिंग मोमेंट जो है ना हमारा बीम जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा, उसी को जो है हम क्या कहेंगे, जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी, जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये वही बीम आप लोगों के सामने, ये वेरी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेथड हमारा है एरिया मेथड, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ना वो भी समझा दूँ। बहरहाल आप लोगों ने जो है ना ये अभी एक मूवमेंट मेथड है, उसमें आप लोगों ने जो है चीज़ें क्लियर करनी है कि बेंडिंग मूवमेंट कैसे मालूम करनी है। बीम आप लोगों को नज़र आ रहा है, सी पॉइंट है, ए पॉइंट है, डी पॉइंट है, बी पॉइंट और ई पॉइंट है। यहाँ पे कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास सी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट एंड होगा, जो हमारा फर्स्ट एंड होगा उस पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगी। बीम के किसी और पॉइंट पे हमारा जो है ना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रही होती है या कम ज़्यादा आ रही होती है। तो सी पॉइंट पे आप लोगों का -5 लोड आ रहा है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट रखना है कि ऊपर से जो फोर्सेज आ रहे हैं वो माइनस में है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव में है। तो -5 है, डिस्टेंस सी का सी तक हमारे पास 0 है। इसमें भी वो लेफ्ट राइट वाला चक्कर है कि एक तरफ से आप लोगों ने स्टार्ट करना होता है, लेकिन याद रखना कि इसमें आप लोगों ने सिर्फ लोड कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि उस पॉइंट तक आप लोगों ने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। 5 किलो न्यूटन है तो 5 का सी तक डिस्टेंस कितना है, 0 है, तो हमारे पास जो है ना 0 आएगा यहाँ पे, और एक ई पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एम सी और एम ई हमारे पास बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पर क्या होती हैं, 0 होती हैं। अब ए पे आ जाएं,
जस्ट 2 पॉइंट मैंने क्लियर किए हुए, बाकी सिंपल है। ए पॉइंट पे आप लोगों ने खड़े हो जाना है और लेफ्ट से आप लोगों ने ए पॉइंट तक लोड्स को लेके आना है। यहाँ पे ए से आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे देखा तो -5 एक लोड एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड। तो -5 है और -5 का ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर है। तो -5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो -5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो आप लोगों के पास जो है ना -10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट की यूनिट है कि लोड इंटू डिस्टेंस है। तो हमने जो है ना यहाँ पे लोड किस में है? किलो न्यूटन में है, और डिस्टेंस किस में? मीटर में है। तो -5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गई ए पॉइंट के ऊपर। अब आगे आ जाए डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पे हमने क्या करना है? वही कि जब सबसे एक तरफ से स्टार्ट करना है। आ जाए सबसे पहले पॉइंट -5 के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देखें -5 को, तो -5 और डी पॉइंट ये कितना दूर है आपस में? 3 मीटर और 2 मीटर, तो 5 मीटर डिस्टेंस है। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि -5 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद आ जाए ए पॉइंट, जो हमारा रिएक्शन ए है, ये 16 किलो न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 किलो न्यूटन। यहाँ पे एन मिस है, सॉरी, आप लोगों ने इसको 16 किलो न्यूटन लिखना है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 किलो न्यूटन है और ए पॉइंट भी पॉइंट लोड है। इसका डी पॉइंट का डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा +16 मल्टीप्लाई बाय 3, +16 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद आ जाए यूडीएल। जो हमारा यूडीएल है, सबसे पहले तो आप लोगों ने यूडीएल को कैलकुलेट करना है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे पास पोर्शन है यूडीएल, ये वाला फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने डी तक जाना है, आगे तो जाना नहीं है। डी पे खड़े होकर अपने पास सारे लोड्स को बुलाना है। और दूसरी बात बताता चलूँ, जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, आप लोग यहाँ से भी आ सकते हैं, आंसर बिल्कुल वही आएगा जो आप लोग यहाँ से कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। बेंडिंग मोमेंट पे अगर आप लोग जो है ना फॉर एग्जांपल ए पे खड़े हैं, मैंने यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो ए पे खड़े होकर इन तमाम फोर्सेस को इस डायरेक्शन में अपने पास बुलाएं और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, तब पे यही आंसर आएगा। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि हम डी पे खड़े हैं और यूडीएल हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास यूडीएल कितना है? 2 किलो न्यूटन है और माइनस में है, तो -2 किलो न्यूटन पर मीटर। डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। सबसे पहले आप लोड निकालने, यानी 6 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3, -2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 6 आ गया। अब एक और बात की, रेक्टेंगल का जो हमारे पास सेंट्रॉइड पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? b/2 पर होता है। तो यहाँ पर ये लोड एक्ट कर रहा है। अब ये जो हमारे पास जो लोड होगा, ये लोड हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया 6, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, -2 और डिस्टेंस कितना था? 3, 6, वो यहाँ एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। ये हमारे पास इसका सेंट्रॉइड पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? b/2 है। तो आप यहाँ पे नीचे देखें, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5 इसने डायरेक्ट लिख दी है। क्लियर है? तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5। आप लोगों ने इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर ली है। और डी के ऊपर -10 आ रहा है, लेकिन -10 का डी तक डिस्टेंस 0 है, तो लिहाजा ये खुद 0 हो जाएगा, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर आप लोगों ने क्या कर लेना, यहाँ से शॉर्ट है तो आप लोग यहाँ से जो है -5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो है बी पे बेंडिंग मोमेंट मालूम हो जाएगी। आप कहना चाहते हैं कि सर जी हमने यहीं से चलना है, तो आ जाए यहीं से चलते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन इसे आप लोग सुन लें कि बी पे खड़े हो जाएं और अभी आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। मैंने इसके डायग्राम भी समझानी है और वीडियो भी एक्सटेंड हो रही है, सॉरी टू से, थोड़ा सा जो है मैं स्पीड पकड़ूंगा। बी पे है -5 और डिस्टेंस कितना है? 3 + 3 6 7 8, -5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे। ये बेशक अपने पास लिख लें, बाद में कैलकुलेशन जो है नोट कर लीजिएगा। -5 मल्टीप्लाई बाई 8, इसके बाद 16 है, प्लस में है, +16 मल्टीप्लाई बाई 6। उसके बाद आप लोग जो है सारे यूडीएल इकट्ठा ले सकते हो, क्योंकि सबके डायरेक्शन एक ही तरफ है। -2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो यहाँ एक्ट कर रहा है सेंटर में, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 होगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2।
उसके बाद हमारे पास 10 किलो न्यूटन रहेगा, तो -10 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप लोगों के पास आर बी की जो वैल्यू आएगी वो बेंडिंग मोमेंट वो फाइंड आउट हो गई है। उसके बाद सिंपल अगर यहाँ से मालूम करना चाहिए आर बी की बेंडिंग मोमेंट, यहाँ से भी कर सकते हैं -5 मल्टीप्लाई बाय 2, बस ख़त्म, और कुछ भी नहीं करना। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने का क्या फ़ायदा, यहीं से शॉर्टकट ले लिया करें, ठीक है। तो जहाँ से इजी हो आप लोग वहाँ से कर सकते, लेकिन एक फ्लो रख लिया करें, एक साइड से आप लोग करें ताकि जो है प्रॉब्लम वगैरह ना बने। ई पे क्या है, 0 ही है, और ई पे खड़े होकर यहाँ से तमाम लोड्स को लेके आए तो तब भी वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 2 + 3 + 3 + 2 तो 6 और 4 10, -5 मल्टीप्लाई बाय 10 + 16 मल्टीप्लाई बाय 8 और -2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 +2, फिर उसके बाद ये 10 -10 मल्टीप्लाई बाय 5, उसके बाद 16 है प्लस में है तो +16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो लास्ट में आंसर 0 ही आना है। आप लोग बेशक डायरेक्ट जो है ना 0 लिख दिया करें, सी और जो फ्री एंड होते हैं, जो स्टार्ट पॉइंट होते हैं, उस पर बेंडिंग मोमेंट आप लोगों की 0 होती है। अब इसके हमने जो है क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। इसके अंदर एक बात याद रखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया शीयर फोर्स के अंदर के जो पॉइंट लोड होगा उसके अंदर 0 डिग्री की लाइन लगनी है, और जो हमारे यूडीएल होगा उसका जो है 1 डिग्री की लाइन लगनी है। तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा BMD होगा, वहाँ पे मैंने SFD लिखा था, ठीक है, यहाँ पे ये SFD शीयर फोर्स डायग्राम, और यहाँ मैंने आपके सामने BMD लिखा है, ठीक है। जब मैं पिक्चर लार्ज करता हूँ तो ये थोड़ा स्किप हो रहा होता है, तो डोंट वरी, आप लोगों को मैंने ये समझा दिया। अभी हम बात कर रहे थे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो पॉइंट लोड के लिए आप लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर 1 डिग्री की लाइन लगानी है, यानी तिरछी लाइन लगानी है, और जो यूडीएल होगा यूडीएल के अंदर आप लोगों ने कर्व लगानी है। यूडीएल के अंदर कर्व मतलब 2 डिग्री की लाइन लगानी है, वो कर्व शेप में आती है, ठीक है। और हम अब चलते हैं, हमारा जो आंसर आया था सी के ऊपर 0 था तो हमने सी के ऊपर 0 लिख दिया, ए के ऊपर था -10, तो दिखा देता हूँ आप लोगों को, -10, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। ए और बी के ऊपर यहाँ पे ना चीज़ शो की हुई है कि ए के ऊपर भी वही वैल्यू होगी, बी के ऊपर भी वही 10 वैल्यू होगी। तो लास्ट में जाने पूरी डायग्राम पूरी करनी है तो चीज़ें हमने क्लियर हो जाने। -10 आप लोगों ने यहाँ पे तिरछी लाइन लगाई, क्यों, पॉइंट लोड था, तो -10 यहाँ पे शो कर दे। नीचे की तरफ माइनस है और ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद आप लोग चलें अगले पॉइंट के ऊपर, डी के ऊपर, तो डी का जो वैल्यू थी वो +14 थी, तो यहीं से आप लोग यानी कर्व शुरू कर देने 2 डिग्री की लाइन, और ये +14 आ जाएगा। उसके बाद बी के ऊपर -10 था, यहीं से आप लोग नीचे की तरफ चलें और कर्व शेप में 2 डिग्री की लाइन, और ये हमारे पास +10 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी -10 आ जाएगा, अगेन सॉरी, 14 से आगे हमारा जो है क्या थी, 14 के बाद फिर दोबारा -10, ठीक है, कि बी के ऊपर भी वही हमारा जो है ना बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू -10 है, तो आप लोगों ने 14 से आगे -10, और फिर लास्ट में सी के ई के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि 0 है, तो यहीं से, और पॉइंट लोड है तो यहीं से आप लोगों ने जो है ना 1 डिग्री की लाइन लगानी है और ये 0 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक बात याद रखें कि आप लोगों का जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो हमारा जो है ना पाथ क्लियर हो रहा है, सॉरी जो लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। ये बात होगा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों की चीज़ों को पता होना चाहिए। हॉगिंग में बेंडिंग और सैगिंग ये मैंने थोड़ा सा जो है शो किया हुआ है कि पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट क्या होती है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट क्या होती है, ठीक है। सैगिंग मतलब नीचे की तरफ बेंड हो जाना, हॉगिंग ऊपर की तरफ चले जाना। तो इसमें आप लोगों ने चीज़ें देख लेनी है कि कंप्रेशन होती है बॉटम फाइबर के ऊपर, और ऊपर वाली जो टेंशन है, सॉरी जो टॉप फाइबर होती है उसके अंदर टेंशन आएगी। ये किस केस में होगा, हॉगिंग बेंडिंग के अंदर होगा। सैगिंग के अंदर इसका उलट है, ठीक है, सैगिंग के अंदर हमारा जो है ना बिल्कुल इसका उल्टा आएगा। ये आप लोग देख रहे हैं कैंटिलीवर के अंदर जो है ना ये चीज़ आती है कि यहाँ पे एक चीज़ आ रही है हमारी मैक्सिमम टेंशन लेयर, न्यूट्रल टेंशन लेयर और मैक्सिमम कंप्रेशन लेयर, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं।
कि आप लोग कैंटिलीवर बीम है, एक सपोर्ट है, और उसके अंदर जो है ना ये चीज़ बता रहे हैं कि जब लोड अप्लाई होता है तो इसके अंदर जो है ना हमारे सैगिंग और हॉगिंग कैसे क्रिएट होती है। इसी डायग्राम को आप लोग जो है ना इसके साथ कंपैरिजन करके डिटेल से आप लोग जो है ना समझें कि कनकेविटी कब होती है और कन्वेक्सिटी कब होती है। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग कि इसमें कनकेविटी आ रही है, कन्वेक्सिटी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कन्वेक्स फेस हॉगिंग में है और जो कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, कैंटिलीवर के अंदर हम नेगेटिव बेंडिंग यानी हमारे पास जो कैंटिलीवर बीम होता है इसका जो स्टील डलता है वो नेगेटिव यानी कंप्रेशन जोन के अंदर डल रहा होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कि हम जो है इसकी जो टॉप फाइबर लेयर्स होती हैं वहाँ पे स्टील डालते हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग थर्ड ईयर के अंदर भी क्लियर करेंगे और जब एस्टिमेशन कर रहे होंगे उसके अंदर भी चीज़ें आप लोगों को जब ड्राइंग्स देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझाई जाएंगी। सिग्निफिकेंस मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्ट्रेसेस का पता लग जाता है, वहाँ पे हमें जो है ना फिर कंटेनमेंट ऑफ स्टील, कंटेनमेंट ऑफ स्टील वही चीज़ है कि आप लोगों ने जो है ना फिर एक्स्ट्रा बार्स यूज़ करते हैं। ठीक है, टू अवॉइड द बेंडिंग ऑफ द मेंबर reinforcement is used or bending moment is required for design any structural component as a follow calculation of the slope and deflection of the beam। इन्हीं चीज़ों की मदद से हम जो है ना फिर ये सारी चीज़ें फाइंड कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये कुछ फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, अगर किसी को जो है डायरेक्ट जो है ना वैल्यूज पुट करनी हो तो उसके अंदर जो WL/4 भी लगा सकते हैं, WL²/8। ये पॉइंट लोड के लिए, ये यूडीएल के लिए कि जब हमारे पास पूरा जो है ना कंप्लीट जो है ना बीम हो और उसके ऊपर जो है ना एक जो है ना लोड आ रहा हो ये, तो इसके ऊपर आप WL/4 कर सकते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। अगर हमारे पास टोटल यूडीएल आ रहा होता था तो तब आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए फिर हम क्या WL²/8। ये वो फार्मूले हैं जो कैलकुलेट किए हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप लोग देखें कि P एक लोड आ रहा है, मैं जस्ट एक ओवर रिव्यू देता चलूँ कि P आ रहा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि R1 के ऊपर P/2 है, R2 के ऊपर P/2 है। तो P/2 आप लोगों को रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं, रिएक्शन कैलकुलेट हो गए P/2। शीयर फोर्स के अंदर आप लोगों को पता है R1 के ऊपर P/2 आएगा, ये ऊपर चला गया। फिर हमारे पास P/2 प्लस P करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगा -P/2 किया, इसके बाद जो है लास्ट में 0 हो जाएगा। तो लास्ट में बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट स्ट्रेट जो है ना हमारे पास ये बॉक्सेस बनेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तभी चीज़ें आप लोगों को आसान लगेंगी। अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है, जस्ट इस P की जगह 100 लिख दें, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करें, इसके डायग्राम बिल्कुल ऐसी बनेगी। यहाँ पे 100 कर दें, यहाँ पे भी 100 कर दें और इसको जो है ना सॉल्व करना शुरू कर दें तो आप लोगों के पास यही डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो है ना असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने इन दो फिगर्स को क्या करना है, हर बच्चे ने अपना जो है ना रोल नंबर ऐड करने 100 के अंदर। यहाँ पे 100 लिखें प्लस रोल नंबर तो उसका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एक बच्चे का रोल नंबर है 89 तो 189 यहाँ पे करें, 189 यहाँ पे करें और इसका सॉल्व करें तो आपके पास जो है शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम भी आ जाएगी और सारी कैलकुलेशन करनी है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई हुई है। सेम एज इट इज 189 है तो यहाँ पे 189 करें, किसी का 200 है सॉरी 90 रोल नंबर है तो यहाँ पे लिख दे 190 यानी 100 प्लस रोल नंबर करने आप लोगों ने। डायग्राम बिल्कुल ऐसी ही बनेगी लेकिन मुझे जो है ना कैलकुलेशन चाहिए, खुद ब खुद ऐसे नहीं बनानी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखनी होती हैं कि ए पॉइंट पे इतनी वैल्यू है, बी पे इतनी वैल्यू, सी पे इतनी है। ठीक है, और ये वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव में अंदर जो है ना आप लोगों ने 0 डिग्री की और कांस्टेंट 0 स्लोप चल रही है, पॉजिटिव स्लोप चल रही है तो फिर हमारा जो है ना क्या शीयर फोर्स का कैसे ग्राफ चल रहा होता है और बेंडिंग मोमेंट ग्राफ कैसे चल रहा होता है, ये वही आप लोगों ने जो भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी समझ आ गया आप लोगों को। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की बात बता दी और पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट डायरेक्शन से मैंने आप लोगों को बताया। स्टार्ट के लेक्चर में हमने बता दिया सैगिंग हॉगिंग मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट हो जाता है, पता लग जाता है कि हमने जो है रीइंफोर्समेंट जो है कैसे डिज़ाइन करना है, हमने स्टील रीइंफोर्समेंट बार जो है ना किस जोन में जो है ना हमने यूज़ करना है, टेंसाइल हमारा जो फोर्सेज आ रही हैं वो बेसिकली हमारा बेंडिंग को कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ आप लोगों को जाने ये कैलकुलेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि रिएक्शंस की वैल्यूज जो बताई हैं, शेयर फोर्स भी शो किया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट भी शो किया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसी क्वेश्चन के ऊपर भी आप लोग जो है ना कैलकुलेशन
अगर ये एफ़ की वैल्यू समझ नहीं आती तो इसके ऊपर कोई लोड लिख दें, ठीक है। यूडीएल के ऊपर भी कोई लोड लिख लें और इसको आगे कैलकुलेट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और असाइनमेंट अच्छा रिस्पांस दिया करें। लास्ट टाइम भी आप लोगों के असाइनमेंट काफ़ी मिस जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।